नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ एक वीडियो में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि आपका सिलेबस क्या है फोर्थ सेमेस्टर का। और आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट फोर्थ सेमेस्टर की। सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं इस यूनिट पर। ये यूनिट ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। पूरा जो पेपर है आपका वही उसका भी टाइटल इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन है। तो इस सेमेस्टर में हर जगह ट्रांसलेशन की बात होगी, और ट्रांसलेशन आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, जब से आपने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, क्योंकि आपकी मदर टंग तो इंग्लिश नहीं है। अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं, ज़्यादातर लोगों की यहाँ हिंदी है मदर टंग, किसी की पंजाबी है, किसी की गुजराती है, तो अलग अलग मदर टंग है। लेकिन जब आप इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो आप ट्रांसलेशन ही कर रहे होते हैं अपनी बातों का, अपनी भावनाओं का, अपने थॉट्स का। इसमें अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, और जो आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आपने वो सब भी नहीं देखा या इस बुक में जो दे रखा है वो नहीं पढ़ा है, बुक भी आपके पास नहीं है, तो भी इन सवालों के जवाब देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन की ओरिजिन माने उत्पत्ति होती है और मीनिंग माने अर्थ होता है। तो ट्रांसलेशन की उत्पत्ति और अर्थ क्या है ये आप जानते ही हैं। थोड़ा ओरिजिन के बारे में हो सकता है आपको ये ना मालूम हो कि जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द ट्रांसलेटियो से आया है ना। वो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और तो अब मीनिंग क्या होता है। मीनिंग आप जानते ही हैं कि मतलब अपनी भाषा, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को किसी भी भाषा में अभिव्यक्त करना। यानी आप अपनी मातृभाषा में भी जब अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का ट्रांसलेशन है, क्योंकि जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में या फीलिंग्स हैं आपके दिल में, उनकी तो कोई भाषा नहीं है ना। तो उनको जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, चाहे अपनी मदर टंग में भी कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसलेशन का मीनिंग है। इस बात को जब आप लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। अब यहाँ आपको डेफिनेशन बतानी है ट्रांसलेशन की और इम्पोर्टेंस बतानी है। अब डेफिनेशन में आप वही मीनिंग लिखेंगे पहले तो, और बताएंगे कि किसी भी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करना ट्रांसलेशन है। और इम्पोर्टेंस क्या है भाई, आप अपनी फीलिंग्स किसी को बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो दूसरे तक आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स पहुँचेंगी कैसे। तो ट्रांसलेशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो कैरियर है, जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारी, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की आपको ब्रीफ माने संक्षिप्त, हिस्ट्री माने इतिहास, एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो ट्रांसलेशन उतना ही पुराना है जितना कि ह्यूमैनिटी है ना। जब से इंसान पैदा हुआ है, अपनी बात को कहना चाह रहा है, वो कहने की कोशिश कर रहा है। जो आप देखते हैं हिस्ट्री की किताबों में आपको दिखाए गए होंगे कि दीवारों पर उसने, आदि मानव ने चित्र बनाए हैं, कुछ लिखा है, तो वो भी अपनी फीलिंग्स का ट्रांसलेशन कर रहा था आदि मानव उस वक्त जब गुफाओं में लिख रहा था। तो उतनी ही पुरानी है इसकी हिस्ट्री, उतना ही पुराना इतिहास है ट्रांसलेशन का, अनुवाद का, जितना पुराना इंसान का इतिहास है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज ट्रांसलेशन नीडेड इन अ मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो ख़ास तौर पर। देखिए, इंडिया में हालांकि जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है, लेकिन सारे इंडियंस तो हिंदी नहीं बोलते, है ना। उधर तमिलनाडु में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ मराठी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। तो उन लोगों के लिए हिंदी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी इंग्लिश है। तो इंडिया जैसे देश में ट्रांसलेशन की खासी ज़रूरत है, आवश्यकता है। हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करें, है ना। मान लीजिए हमें आंध्र प्रदेश वाले लोगों से बात करनी है, तो उनको हिंदी नहीं आती, हमको तेलुगु नहीं आती, या तमिलनाडु वालों से बात करनी है तो उनको हिंदी नहीं आती, हमें तमिल नहीं आती, तो कैसे कनेक्ट करें उनसे, कैसे बातचीत करें। तो वही एक माध्यम बचता है कि इंग्लिश उनको भी आती है, इंग्लिश हमको भी आती है, और हम कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से।
तो इंडिया जैसे देश में तो इसकी ख़ास आवश्यकता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी एक एक शब्द का ट्रांसलेशन, जैसे कि मैं अक्सर आपको पढ़ाते वक्त कर देती हूँ, किसी भी एस्से का या किसी भी ड्रामा का मैंने ज़्यादातर ये लिटरल ट्रांसलेशन भी आपको किए हैं, कहीं कहीं आपको एक्सप्लेन करके वो बताया है। तो ये क्या है, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करना वो लिटरल ट्रांसलेशन है। वर्ड फॉर वर्ड एग्जैक्ट देना ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि एग्जैक्ट वर्ड्स देना, एक एक वर्ड ट्रांसलेट करना, क्योंकि आप एक बड़ा सा सेंटेंस पढ़ते हैं और उसकी समरी बता दें वो आसान होता है, या पूरा चैप्टर आप पढ़ लें उसकी समरी बता दें वो आसान होता है। पूरा चैप्टर पढ़ के आपको इतना समझ में आ जाता है कि क्या कह रहा है बंदा, और आप उसको समराइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना, एक एक शब्द को ट्रांसलेट करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी आपको ये बताना है कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी उसको बोलते हैं, कि एक एक शब्द को ट्रांसलेट करना बिना उसके एक्सप्लेनेशन में जाए, बिना उसकी फीलिंग्स में जाए, वो लिटरल ट्रांसलेशन होता है। दूसरा है व्हाट इज़ फ्री और एडेप्टेशन ट्रांसलेशन। ये इसका उलट है, यानी कि आप वर्ड्स पर नहीं जाएंगे, आप उसकी भावना पर जाएंगे, है ना। आपने फिल्मों में ये डायलॉग अक्सर सुना होगा कि भाई भावना देखो, भावना देखो। तो आप यहाँ शब्दों पर उतना फोकस नहीं देते, है ना, कि किस शब्द का क्या अर्थ है, आप पूरी फीलिंग देखते हैं, पूरा मतलब मीनिंग देखते हैं। तो एक तरीके से फ्री ट्रांसलेशन में आपको, जैसा कि नाम भी है उसका फ्री, है ना, आज़ादी है आपको कि आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट ना करें, एक आध शब्द को खा जाएं, यहाँ आज़ादी होती है आपको। लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन में आपको एक एक शब्द का मीनिंग बताना है ना, तो इसलिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैं अक्सर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, जब ड्रामा या ऐसे या स्टोरी कोई भी चीज़ आपको पढ़ाती हूँ तो मैं हर शब्द का मीनिंग बताती हूँ। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन में आप दो चार शब्द खा सकते हैं, है ना, एक जनरल मीनिंग आप बता सकते हैं। एडेप्टेशन भी वही होता है, अनुकूलन होता है, यानी आपने अपने तरीके से एडेप्ट कर लिया उसको, उस टेक्स्ट को, और अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो वो एडेप्टेशन ट्रांसलेशन है। और अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन। देखिए, बुक आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपके पास मार्केट में, वो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं तो अपने सामने अपना टेक्स्ट ये रखे हुए हूँ और आपको सामने दिख ही रहा है। और बुक वैसे भी आपकी हेल्प के लिए होती है, तो यहाँ जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ बात टेक्स्ट की होती है, ये तो क्योंकि जनरल बातें हैं यहाँ जो बताई जाएंगी, वो हर बुक में अलग अलग तरीके से बताई जाएंगी, लेकिन कहने का मतलब सबका वही होता है। लेकिन जैसे आंसू है, तो आंसू का टेक्स्ट तो आपको चाहिए होगा ना, तो वो आपको मेरे हिसाब से शायद सभी पब्लिकेशंस की बुक्स में वो टेक्स्ट आंसू का दिया जाएगा। लेकिन बाकी जैसे पिंजर है अमृता प्रीतम का, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का द होम एंड द वर्ल्ड है, वो आपको अलग से लेना होगा। हालांकि मैं सारे करा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि समरी तो लगभग सभी किताबों में दे ही रखी है इनकी, लेकिन क्योंकि ये नॉवेल्स हैं तो इनका टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको इन किताबों में। जो एक किताब आ रही है, कई पब्लिकेशंस ने निकाली है अपनी एक एक किताब, तो होम एंड द वर्ल्ड का आपको टेक्स्ट वहाँ नहीं मिलेगा, केवल समरी मिलेगी। ऐसे ही अमृता प्रीतम के पिंजर का आपको टेक्स्ट यहाँ नहीं मिलेगा इन बुक्स में, केवल समरी मिलेगी, और टेक्स्ट के लिए आपको अलग से बुक खरीदनी होगी। जयशंकर प्रसाद की जो कविता है आंसू, जो द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से ट्रांसलेटेड है, वो टेक्स्ट अक्सर आपको इन किताबों में मिल जाएगा। किसी भी किताब को आप लेंगे तो वो टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। भीष्म साहनी की जो स्टोरी है अमृतसर आ गया, या महाश्वेता देवी की द हंट है, इनका भी मुझे लगता है आपको अलग से लेना होगा। ड्रामा है आधे अधूरे कन्यादान, तो इनकी किताबें आप अलग से ले लीजिएगा। और ये जो जनरल डिस्कशन है, ये तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ज़रा। तो ट्रांसलेशन का ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसलेशन, यानी उत्पत्ति और अर्थ।
ट्रांसलेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी ट्रांसलेशन उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता है. सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन वी ह्यूमंस हैव बीन यूजिंग लैंग्वेज, यानी सभ्यता के प्रारंभ से हम इंसान एक भाषा प्रयोग कर रहे हैं टू ट्रांसलेट आवर थॉट्स एंड आइडियाज़, अपने विचारों को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए. एटिमोलॉजिकली यानी जो शब्द व्युत्पत्ति है उसके हिसाब से द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो. ये आप नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो से आया है ये. और द लैटिन वर्ड ट्रांसलेटियो मीन्स ट्रांसफ़र, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, या फिर कैरिड अक्रॉस, ये भी मीनिंग होता है कि ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. तो हम क्या करते हैं, जैसे फीलिंग्स हमारे दिल में हैं, अब उनको हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, दूसरे के दिल तक पहुंचाना है अपनी फीलिंग्स को, या हमारे जो विचार हैं हमें दूसरे के दिमाग तक पहुंचाना है, हमारे दिमाग में है हमें दूसरे के दिमाग तक पहुंचाने हैं. तो उसका माध्यम क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ द बिजनेस ऑफ मूविंग अ मैसेज और रिटन मटेरियल फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर. तो ये एक बिजनेस है, यानी एक काम है, ऑफ मूविंग यानी ले जाने का, अ मैसेज एक संदेश को, और रिटन मटेरियल या फिर लिखित सामग्री को, फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर, एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट तक. ये भी ट्रांसलेशन चल रहा है आपका, ये ध्यान रखिए. फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एंड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अ डिफरेंट लैंग्वेज, और एक भाषा से दूसरी भाषा तक, यानी हमें एक संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक भाषा से दूसरी भाषा तक ले जाना है, ये ट्रांसलेशन है. इट कैन अकर विद इन द सेम लैंग्वेज, और ये सेम लैंग्वेज में भी हो सकता है. फ्रॉम वन डायलेक्ट टू अनदर, एक डायलेक्ट आप जानते हैं बोलियाँ होती हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ अवधी है, ब्रज भाषा है, रामचरितमानस अवधी में लिखी हुई है. हमारे यहाँ मथुरा में इधर सब जगह ब्रज भाषा बोली जाती है. थोड़ा पूर्व की तरफ जाएंगे, इलाहाबाद की तरफ जाएंगे, बिहार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है. तो ये सब क्या है, डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं. तो फ्रॉम वन डायलेक्ट टू अनदर और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक हिंदी ही है ये सभी जगह, लेकिन इसको ट्रांसलेट करना होता है एक डायलेक्ट से दूसरी डायलेक्ट में. अब जैसे हम किसी से पूछेंगे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम ट्रांसलेट करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ब्रजभाषा में जब ट्रांसलेट होगा ये, तो ब्रजभाषा में बोलते हैं भाई तू क्या कर रहा है ना. भोजपुरी में अगर ट्रांसलेट करें तो रउआ का करत बाटे, है ना. तो अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं. तो उनका आपस में ट्रांसलेशन, और एक अब रउआ का करत बाटे, इसको हमारा बच्चा सुनेगा वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो हमें बताना होगा कि भाई, बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या कह रहे हैं, तो हमें बताना होगा ना कि ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो. तो ये भी ट्रांसलेशन है एक डायलेक्ट से दूसरी डायलेक्ट को. और बिटवीन लैंग्वेजेस, या फिर दो भाषाओं के बीच में, इंग्लिश और हिंदी, या इंग्लिश और तमिल, या हिंदी और तमिल, तो दो भाषाओं के बीच में भी जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करना ट्रांसलेशन है. वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट ट्रांसलेशन इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, के अनुवाद एक, कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, और प्रोसेस को हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं. आपको शब्द मालूम होने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, अब ट्रांसलेशन के लिए मान लीजिए यही पैराग्राफ आ गया और आपको कम्युनिकेशन का हिंदी में नहीं मालूम कि कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए संप्रेषण बोलते हैं. तो वोकेबलरी आपकी दोनों लैंग्वेजेस की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस पेपर में. 4th सेमेस्टर के लिए दोनों लैंग्वेजेस की अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रखिए. तो वी कैन से दैट ट्रांसलेशन इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद एक संप्रेषण की प्रक्रिया है, वेयर, जहाँ द ट्रांसफ़र ऑफ अ मैसेज, ट्रांसफ़र, संवहन कह सकते हैं आप, संवहन एक मैसेज का, एक संदेश का, और रिटन मटेरियल या फिर लिखित सामग्री का, फ्रॉम वन लैंग्वेज, एक भाषा से, टू अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा में टेक्स प्लेस माने होता है. और मैंने तो अपनी सभी वीडियोस में ये ट्रांसलेशन का काम किया है. करीब 600-650 वीडियोस हैं, और जिस बंदे ने मेरी ये सारी वीडियोस देखी होंगी उसको 4th सेमेस्टर में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इतनी मेरी गारंटी है. आपका जो 7th और 8th यूनिट है उसमें ट्रांसलेशन ही करने को आएगा, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश.
तो अगर आपने मेरा पूरा वीडियोस देखें तो यहाँ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We can say that we transfer an idea or feeling to the person we address during the act of communication। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ट्रांसफ़र करते हैं यानी संप्रेषण करते हैं एक विचार का या एक भावना का उस व्यक्ति को जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस माने संबोधित कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, वी ट्रांसलेट एवरी डे, हम हर दिन अनुवाद करते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के विकास के साथ, वी बिकेम मोर ईगर, हम ज़्यादा उत्सुक हुए, टू लर्न अबाउट द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ पीपल इन डिस्टेंट प्लेसेस। यानी टू लर्न अबाउट, सीखने के लिए, किसके बारे में? थॉट्स एंड फीलिंग्स, विचार और भावनाओं के बारे में, ऑफ पीपल इन डिस्टेंट प्लेसेस यानी दूर दराज दूरस्थ लोगों की, जो दूर रहने वाले लोग हैं, अलग स्थानों में रहने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं और उनके विचारों को जानने के लिए हम उत्सुक हुए। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ह्यूमन सोसाइटी यूज टू सेट ऑफ सिम्बल्स and codes to transfer the thoughts and ideas of people speaking a different language to their own language। ह्यूमन सोसाइटी यूज मानी मानव समाज ने प्रयोग किया टू सेट्स ऑफ सिम्बल्स, यानी जो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या है? सिम्बल्स ही तो हैं। तो दो सेट प्रयोग किए प्रतीकों के, एंड कोड्स, और दो कोड प्रयोग किए, टू ट्रांसफ़र यानी संप्रेषण करने के लिए, द थॉट्स एंड आइडियाज़, विचारों को और भावनाओं को, ऑफ पीपल, लोगों की, स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, जो एक अलग भाषा बोलते हैं, टू देयर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में। दिस लैड टू ट्रांसलेशन एज वी सी, और इसका परिणाम ये हुआ कि उस तरीके से ट्रांसलेशन शुरू हुआ जैसा हम देखते हैं। एंड यूज़ इट इन प्रेजेंट डेज, और इसको वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं। इंडिया हैज़ अबाउट 5 लैंग्वेज फैमिलीज़, भारत में लगभग 5 भाषाई परिवार हैं। 14 मेजर राइटिंग सिस्टम्स, 14 मुख्य राइटिंग सिस्टम हैं यानी लेखन के व्यवस्थाएं हैं। 400 स्पोकन लैंग्वेजेस, 400 बोली जाने वाली भाषाएं हैं। एंड 1000 डायलैक्ट्स, और 1000 बोलियां हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी हम जिस संसार में रहते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, उसमें लगातार संप्रेषण हो रहा है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं में। यहाँ कहीं एक जगह फुल स्टॉप लगा लीजिएगा क्योंकि इन्होंने 2 सेंटेंस जोड़ दिए हैं। यहाँ डायलैक्ट्स पर लगा लीजिएगा, है ना। एट प्रेजेंट से नया सेंटेंस शुरू होगा तो ये ए कैपिटल होगा। एट प्रेजेंट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, और ये सब कुछ संभव है केवल अनुवाद की प्रक्रिया से। ट्रांसलेशन इज द नेचुरल एक्सटेंशन, ट्रांसलेशन एक स्वाभाविक प्राकृतिक एक्सटेंशन माने बढ़वार है, ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की, वर्बल एंड वैल्यूएबल, वर्बल जो बोली जाती है, एंड वैल्यूएबल और जो मूल्यवान है, दैट वी वांट टू कम्युनिकेट, जिसका हम संप्रेषण करना चाहते हैं। एंड इट ट्रांसेंड्स द 3 ब्रिजेस, पर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, और ये ट्रांसेंड्स माने पार करती है, द 3 ब्रिजेस, 3 पुलों को, पर्सनल जो कि व्यक्तिगत हैं, लिंग्विस्टिक जो कि भाषाई हैं, एंड कल्चरल जो कि सांस्कृतिक हैं। ट्रांसलेशन ऑलवेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पॉपुलर फ्रेजेस, अंडरलाइंग इमोशंस, कॉलोकियलिज्म्स, यानी ट्रांसलेशन हमेशा मदद करता है, अनुवाद हमेशा मदद करता है टू अंडरस्टैंड, समझने में, पॉपुलर फ्रेजेस, लोकप्रिय वाक्यों को, फ्रेज क्या होती है? वाक्यांश होता है, और अंडरलाइंग इमोशंस यानी छिपी हुई भावनाओं को, कोलोक्वियलिज्म होती हैं बोलचाल की जो शब्द होते हैं उनको, टू एस्टेब्लिश ट्रू अंडरस्टैंडिंग एमंग पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए, ट्रू अंडरस्टैंडिंग सच्ची समझदारी, अमंग पीपल लोगों के मध्य, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि अलग अलग भाषाएं बोल रहे होते हैं।
लैंग्वेज इटसेल्फ रिवील्स, भाषा स्वयं ही अभिव्यक्त करती है पैटर्न्स, नमूने ऑफ सोशली एंड हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग्स। सोशली जो कि सामाजिक रूप से, एंड हिस्टोरिकली और जो ऐतिहासिक रूप से कंस्ट्रक्टेड माने निर्मित किए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग समझदारियाँ, एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स और सांस्कृतिक पहलू। यानी एक भाषा के जो सांस्कृतिक पहलू हैं और जो सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से निर्मित किए गए हैं उनको भाषा अभिव्यक्त करती है। लैंग्वेज इज एसेंशियल बियॉन्ड इट्स पर्पस इन कम्युनिकेशन, यानी लैंग्वेज आवश्यक है, भाषा आवश्यक है बियॉन्ड इट्स पर्पसेस इन कम्युनिकेशन, यानी जो संप्रेषण में इसके उद्देश्य हैं उनके आगे भी। इट रिवील्स एलिमेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू ट्रू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये रिवील्स माने अभिव्यक्त करती है एलिमेंट्स, उन तथ्यों को, दैट आर इम्पोर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण हैं, टू ट्रू कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी सच्ची सांस्कृतिक समझ के लिए। ट्रांसलेटर्स यूजुअली हैव टू डील विथ 6 डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक एरियाज इन देयर वर्क, यानी जो अनुवाद करता है उनको प्रायः 6 अलग अलग समस्याओं से भरे हुए क्षेत्र होते हैं उनके काम में। These include, इनमें शामिल हैं लेक्सिकल सीमेंटिक प्रॉब्लम्स, ग्रामर, सिंटैक्स, रेटोरिकल एंड प्रैग्मेटिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। लेक्सिकल सीमेंटिक का मतलब होता है भाषा का अर्थ, सीमेंटिक माने अर्थ संबंधी, तो भाषा के अर्थ संबंधी समस्याएं होती हैं। ग्रामर यानी कि व्याकरण की समस्याएं होती हैं। सिंटैक्स यानी कि वाक्य विन्यास की समस्याएं होती हैं। रेटोरिकल यानी बोलने के लहजे की समस्याएं होती हैं। हर किसी का लहजा, हर भाषा का अलग लहजा होता है ना, बोलियों के आपने देखे होंगे अलग लहजे होते हैं। एंड प्रैग्मेटिक माने व्यावहारिक समस्याएं होती हैं। एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स और सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं। तो एक जो भाषा है उससे रिलेटेड अलग संस्कृति होती है, अलग व्याकरण होती है ना। जैसे हम हिंदी में अलग तरीके से मैंने खाना खा लिया है, तो मैं जो करता है वो पहले आया, उसके बाद खाना जो कि ऑब्जेक्ट है वो आया, खा लिया है जो वर्ब है वो बाद में आई। लेकिन इसी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आई हैव ईटन द फूड, तो यहाँ पर द फूड जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है। तो ये हर भाषा की अपनी ग्रामेटिकल समस्याएं होती हैं, ग्रामर अलग होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कंटेक्स्ट माने संदर्भ होता है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण होता है। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में द यूटिलिटी उपयोगिता ऑफ स्टडिंग लैंग्वेजेस, भाषाओं के अध्ययन की, टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए, ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विभिन्न संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की, इज नो लॉन्गर चैलेंज्ड, अब उसको चुनौती नहीं दी जाती है। यानी ये आवश्यक हो गया है। चुनौती दिया जाना मतलब ये कहा जाना कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो उसको चुनौती नहीं दी जाती है, मतलब कि ये आवश्यक हो गया है। डिफरेंट व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स मैनी फंक्शंस आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी डिफरेंट व्यूज अलग अलग विचार अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स मैनी फंक्शंस, यानी भाषा और उसके विभिन्न कार्यों के बारे में, आर रिफ्लेक्टेड प्रदर्शित होते हैं, इन डिफरेंट अप्रोचेस अलग अलग तरीकों में, अप्रोच तरीका बोल सकते हैं आप, टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज भाषा के अध्ययन के। एट वन एंड लैंग्वेज इज कंसिडर्ड प्राइमरीली हेल्पफुल, यानी एक ओर तो भाषा को माना जाता है कि वो मुख्य रूप से सहायक है, अ स्किल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट एंड इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसी स्किल है, ये ऐसी कला है जो जिसका प्रयोग किया जाता है थॉट्स यानी विचारों की, एंड इंफॉर्मेशन माने सूचना के, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि संप्रेषण के लिए। लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड इज अंडरस्टूड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैन्स थॉट प्रोसेसेस, परसेप्शंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस, और दूसरी ओर भाषा को माना जाता है एक
इसेंशियल एलिमेंट मीन्स एक आवश्यक तत्व ऑफ मेन्स थॉट प्रोसेसेस, मनुष्य की विचार प्रक्रिया का। परसेप्शन होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, समझना, तो उसकी समझ का एक एलिमेंट है। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन और आत्म अभिव्यक्ति का एक तत्व है। and as such it is considered to be at the core of translingual and transcultural potential। और इसको माना जाता है, कंसिडर्ड माने माना जाता है, टू बी एट द कोर, कि यही केंद्र में है, ऑफ ट्रांसलिंगुअल यानी एक भाषा से दूसरी भाषा तक चीज़ों को प्रेषित करने में, एंड ट्रांसकल्चरल और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को प्रेषित करने में। और ये पोटेंशियल माने ताकत होती है, यानी पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब है कि भाषा में ये ताकत होती है कि वो ट्रांसलेशन में ये ताकत होती है या भाषा में ये ताकत होती है कि एक भाषा से दूसरी भाषा तक और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक वो संप्रेषण कर सके, यानी आदान प्रदान कर सके। While we use language to communicate our needs to others, यानी हम भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकताएं दूसरों को बताने के लिए। लैंग्वेज साइमल्टेनियसली रिवील्स टू अस अदर्स एंड आवरसेल्व्स, भाषा इसके साथ ही प्रदर्शित करती है दूसरों को हमारे प्रति और हमें दूसरों के प्रति। लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन, यानी भाषा एक कॉम्प्लेक्स माने जटिल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुआयामी, फेनोमेनन तत्व है। भाषा एक जटिल बहुआयामी तत्व है। दैट कनेक्ट्स जो कि जोड़ता है, एन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल्स एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से, कम्युनिटीज़ एक समूह को दूसरे समूह से, एंड नेशनल कल्चर्स और एक राष्ट्रीय संस्कृति को दूसरी राष्ट्रीय संस्कृति से। फिर है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद की परिभाषा। रोमा जैकबसन, अ प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट एंड नोटेड एक्सपर्ट कंसर्निंग ट्रांसलेशन। तो रोमा जैकबसन जो कि एक मुख्य लिंग्विस्ट हैं, प्रोमिनेंट माने मुख्य और लिंग्विस्ट माने भाषाविद, एंड नोटेड माने जाने माने, एक्सपर्ट हैं कंसर्निंग ट्रांसलेशन अनुवाद से संबंधित। एक्सपर्ट का मतलब आप विशेषज्ञ बोलेंगे। ये हर जगह आप शब्दों को देखते जाइए और जो जो शब्द आपको लगता है कि आपको नहीं मालूम और मैं बोल रही हूँ उनको आप नोट करते जाइए। जैसे कि अगर आपको लिंग्विस्ट का हिंदी अर्थ नहीं मालूम तो भाषाविद मैंने बोला, अगर आपको नहीं मालूम तो लिख लीजिए। तो जितने शब्द मैं बोलती हूँ आज आपको उनका मूल्य पता चलेगा इस सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, कि वो शब्द कितने मूल्यवान हैं जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये आपके इस सेमेस्टर में बहुत काम आने वाले हैं। और जो जो आपको नहीं आते हैं उनको लिखते जाइए। एंड नोटेड एक्सपर्ट और जाने माने विशेषज्ञ हैं कंसर्निंग ट्रांसलेशन अनुवाद से संबंधित। डेफाइंड ट्रांसलेशन, उन्होंने अनुवाद की परिभाषा दी है एज, ये कहते हुए, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस। द इंटरप्रिटेशन माने होती है व्याख्या, ऑफ वर्बल साइंस यानी बोले जाने वाले संकेतों की, थ्रू अनदर लैंग्वेज दूसरे भाषा के माध्यम से, थ्रू माने माध्यम से, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद की इस प्रक्रिया के माध्यम से, टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज एक भाषा के टेक्स्ट माने लेख या लिखित सामग्री, आर कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज दूसरी भाषा की लिखित सामग्री में परिवर्तित की जाती है, विद द सेम मीनिंग उसी अर्थ के साथ। दीज मटेरियल्स ये विषय सामग्री रेंज फ्रॉम आइसोलेटेड वर्ड्स इन अ लैंग्वेज टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यानी ये जो ट्रांसलेशन के अनुवाद की जो विषय सामग्री है उसकी सीमा रेखा हो सकती है आइसोलेटेड वर्ड्स यानी अकेले शब्दों से लेकर, इन अ लैंग्वेज एक भाषा में, टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एक जटिल जाल ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का, फ्रॉम फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दार्शनिक लेखों से, यानी जो ट्रांसलेशन की विषय सामग्री है वो एक शब्द भी हो सकता है और दार्शनिक लेखों का एक जटिल
नेटवर्क भी हो सकता है, जाल भी हो सकता है। सम स्कॉलर्स कंसिडर ट्रांसलेशन एन आर्ट, कुछ विद्वान अनुवाद को एक कला मानते हैं। एंड सम अदर्स डिफाइन इट एज साइंस, और कुछ विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं। इट इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज ऑल गुड ट्रांसलेशंस आर एन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स क्रिएटिव अर्ज। इसको एक कला कहा जाता है क्योंकि सभी अच्छे अनुवाद एक अभिव्यक्ति हैं ट्रांसलेटर की क्रिएटिव अर्ज का, यानी अनुवादक की जो क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक, अर्ज माने प्रतिभा है, इच्छा है, तो एक अनुवादक की रचनात्मक इच्छा की अभिव्यक्ति होते हैं सारे ट्रांसलेशंस। सिमिलरली इसी प्रकार इट इज़ अ साइंस, ये एक विज्ञान है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्योंकि तकनीकी औपचारिकताएं और जटिलताएं इन्वॉल्व इन इट्स प्रोसेस, जो कि इस प्रक्रिया में शामिल होती हैं। अनुवाद की प्रक्रिया में बहुत सारी तकनीकी औपचारिकताएं होती हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिफाइंस ट्रांसलेशन, वो अनुवाद को इस तरीके से परिभाषित करती है एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग वर्ड्स एंड और टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी टेक्स्ट को, वर्ड्स को या टेक्स्ट को, शब्दों को या लिखित सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करने की प्रक्रिया। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑल्सो सपोर्ट्स दिस, कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी इसका समर्थन करती है। दिस कुड मीन वर्ड बाय वर्ड रेंडरिंग ऑफ टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज और चेंजिंग द इक्विवेलेंट्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन वन टेक्स्ट टू अनदर। दिस कुड मीन, इसका मतलब हो सकता है, यानी कि ट्रांसलेशन का मतलब हो सकता है वर्ड बाय वर्ड, शब्दशः, रेंडरिंग माने बताना, ऑफ टेक्स्ट लिखित सामग्री को, इन वन लैंग्वेज एक भाषा में, और चेंजिंग या बदलना द इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट होते हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं, ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के, और फ्रेज या वाक्यांशों के, इन वन टेक्स्ट टू अनदर, एक लिखित सामग्री से दूसरी लिखित सामग्री में, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में उसके इक्विवेलेंट प्रयोग करके, समानार्थी शब्द प्रयोग करके संप्रेषण करना, एक भाषा से दूसरी भाषा तक विचारों को भेजना, ये ट्रांसलेशन है। जस्ट वी कैन से दैट ट्रांसलेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन अ सोर्स लैंग्वेज to a comprehensive version of the target language without causing any harm to the original message। तो जस्ट वी कैन से इस तरह हम कह सकते हैं दैट ट्रांसलेशन इज द कम्युनिकेशन, कि अनुवाद एक संप्रेषण है, ऑफ द मीनिंग अर्थ का, ऑफ अ टेक्स्ट एक लिखित सामग्री के, इन अ सोर्स लैंग्वेज एक स्रोत भाषा से, टू अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन एक समझने लायक रूप में, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज यानी जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य भाषा है, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म बिना कोई नुकसान पहुंचाए, टू द ओरिजिनल मैसेज मौलिक संदेश को। यानी इंग्लिश से अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इंग्लिश सोर्स लैंग्वेज हुई और हिंदी टारगेट लैंग्वेज हुई, यानी स्रोत भाषा इंग्लिश हुई और लक्ष्य भाषा हमारी हिंदी हुई। और इसके उलट अगर हम कर रहे हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तब हिंदी सोर्स लैंग्वेज होगी और इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज होगी। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि टारगेट लैंग्वेज क्या है, सोर्स लैंग्वेज क्या है। Translated text can have formal equivalence when source text and translated text look the same in form. Translated text माने अनुवादित सामग्री, can have formal equivalence, उसमें औपचारिक समानता हो सकती है, when जब source text यानी जो स्रोत वाली लिखित सामग्री है, and translated text और जो अनुवादित सामग्री है, लुक द सेम एक जैसे दिखते हैं, इन फॉर्म रूप में। इट कैन हैव फंक्शनल इक्विवेलेंस व्हेन द सोर्स टेक्स्ट एंड द टारगेट टेक्स्ट और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कन्वे द सेम मीनिंग और परफॉर्म द सेम फंक्शन, ऑल्दो
दे हैव फॉर्मल डिफरेंसेस। और दूसरी ओर क्या है, इट कैन हैव फंक्शनल इक्विवेलेंस, इनमें मीन्स कार्यात्मक समानता हो सकती है। ऊपर जो क्या थी वो फॉर्मल इक्विवेलेंस थी, है ना, वो औपचारिक समानता थी, और यहाँ फंक्शनल इक्विवेलेंस हो सकती है। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है ना। फॉर्मल इक्विवेलेंस क्या है और फंक्शनल इक्विवेलेंस क्या है। फॉर्मल इक्विवेलेंस में जो सोर्स टेक्स्ट है और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है वो एक जैसे दिखते हैं, और जो फंक्शनल इक्विवेलेंस है उसमें क्या है, it can have functional equivalence when the source text and the target text or translated text convey the same meaning। वहाँ जो सोर्स टेक्स्ट यानी स्रोत सामग्री है और जो लक्ष्य सामग्री है या फिर अनुवादित सामग्री है उनका अर्थ समान होता है ना, और परफॉर्म द सेम फंक्शन, या फिर वो समान कार्य करते हैं। ऑल्दो दे हैव फॉर्मल डिफरेंसेस, हालांकि उनमें औपचारिक भेद होते हैं। It is often observed that idioms and uses of the source language creep into the target language through translations that often enrich and shape the target language। It is often observed यानी अक्सर ये देखा जाता है that के idioms यानी जो मुहावरे होते हैं and uses of source language, और जो प्रयोग होते हैं यानी जो ग्रामर होती है या वाक्यांश होते हैं, फ्रेजेस होते हैं ऑफ सोर्स लैंग्वेज यानी स्रोत भाषा के, क्रीप इनटू द टारगेट लैंग्वेज, वो लक्ष्य भाषा में भी रैंक कर आ जाते हैं। क्रीप माने रैंक कर चलना, यानी कि धीरे धीरे आ जाते हैं। थ्रू ट्रांसलेशन, अनुवाद के माध्यम से, दैट ऑफन एनरिच, जो कि अक्सर समृद्ध बनाते हैं, एंड शेप, और आकार देते हैं, द टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा को। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में तो बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, अरबी के, फारसी के, उर्दू के, इंग्लिश के, तो ये सब धीरे धीरे टारगेट लैंग्वेज में आ जाते हैं और उसको एनरिच करते हैं, उसको समृद्ध बनाते हैं भाषा को। और अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का महत्व। Translation enables literary exchange between countries as movements in literature, art and culture move from country to country through translation। यानी ट्रांसलेशन इनेबल माने समर्थ बनाता है, लिटरेरी एक्सचेंजेस यानी जो लिटरेरी माने साहित्यिक, एक्सचेंज माने अदला बदली होती है यानी आदान प्रदान आप कह सकते हैं, तो साहित्यिक आदान प्रदान को बिटवीन कंट्रीज यानी देशों के बीच में, एज मूवमेंट्स इन लिटरेचर, जैसा कि मूवमेंट्स यानी आंदोलन होते हैं साहित्य में, जैसे कि रेनेसां था तो ये यूरोप का आंदोलन था लेकिन भारत में भी आया। आर्ट या कला के आंदोलन है, कल्चर संस्कृति के आंदोलन है। मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री यानी ये जो आंदोलन है एक देश से दूसरे देश को पहुंचते हैं थ्रू ट्रांसलेशन, अनुवाद के माध्यम से। दूसरा है ट्रांसलेशन प्रमोट्स बेटर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी ट्रांसलेशन बेहतर इंसानी समझदारी को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। एंड हेल्प्स बिल्ड अ वन वर्ल्ड कंसेप्ट, एंड हेल्प्स और मदद करता है बिल्ड बनाने में अ वन वर्ल्ड कंसेप्ट, यानी एक संसार के कंसेप्ट को आप विचार बोल सकते हैं, एक संसार के विचार को, बाय रिमूविंग माने अलग करके, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो माने संकीर्ण होती हैं, डोमेस्टिक माने घरेलू, और वॉल्स माने दीवारें, जो संकीर्ण घरेलू दीवारें हैं उनको अलग करके। फिर है ट्रांसलेशन हेल्प्स टू डिस्कवर द लिटरेचर ऑफ अदर कंट्रीज एंड प्रिजर्व द नेसेसरी ह्यूमन स्पिरिट, यानी ट्रांसलेशन मदद करता है टू डिस्कवर माने खोजने में, द लिटरेचर ऑफ अदर कंट्रीज दूसरे देशों के साहित्य को, एंड प्रिजर्व द नेसेसरी ह्यूमन स्पिरिट, और प्रिजर्व माने सुरक्षित रखना, द नेसेसरी माने आवश्यक, ह्यूमन स्पिरिट मानवीय भावना, तो ट्रांसलेशन आवश्यक मानवीय भावना को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। फिर है ट्रांसलेशन हेल्प्ड राइटर्स एंड क्रिटिक्स टू गेन स्पेशल प्रेज इन फॉरेन सॉइल्स, यानी अनुवाद ने मदद की लेखकों की और आलोचकों की दूसरे देशों में, यानी फॉरेन माने विदेशी, सॉइल्स माने धरती, विदेशी धरती पर
प्रशंसा प्राप्त करने में। टू गेन माने प्राप्त करने में, स्पेशल प्रेज माने विशेष प्रशंसा। जैसे कि आप अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनकी गीतांजलि बंगाली में लिखी गई थी, और वो बंगाली में जब लिखी गई तो सिर्फ बंगाली लोगों ने पढ़ी, यानी पूरे इंडिया ने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि सबको तो बंगाली आती नहीं। पूरे भारत में सिर्फ बंगाल के रहने वाले, उस वक्त जो बंगाल था, जो आज बांग्लादेश है, और हमारा जो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक ही था वो बंगाल आज़ादी से पहले, मतलब पूरा भारत का ही भाग था। तो मतलब उसी बंगाल ने पढ़ा गीतांजलि को, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो उसको सारे हिंदुस्तान ने भी पढ़ा, यूरोप ने भी पढ़ा, सारी दुनिया ने पढ़ा, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये ट्रांसलेशन के माध्यम से ही तो संभव हुआ, वरना गीतांजलि को कौन जानता, है ना। सिर्फ बंगाली लोग ही जानते हैं, हम इंडियंस भी नहीं जानते। हम इंडियंस इस माध्यम से जान लेते कि हम हिंदी में पढ़ लेते हैं उनको, लेकिन ट्रांसलेशन तो तब भी चाहिए। तो ट्रांसलेशन हेल्प्ड राइटर्स एंड क्रिटिक्स टू गेन स्पेशल प्रेज इन फॉरेन सॉइल्स। तो ट्रांसलेशन ने मदद की है लेखकों की आलोचना और आलोचकों की विदेशी धरती पर तारीफ प्राप्त करने में, प्रशंसा प्राप्त करने में, वाइल एट होम, जबकि अपने घर पर, अपने देश में समटाइम्स, कभी कभी, दे वर नॉट गिवन मच अटेंशन, उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया। जैसे गीतांजलि का ही मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो हम भारतवासियों को भी नहीं मालूम था कि गीतांजलि नाम से कोई बुक लिखी गई है पोइम्स की, जब तक इंग्लिश में वो ट्रांसलेट नहीं हुई थी। एंड देयर वर्क्स वर अंडर एस्टिमेटेड और इन सम केसेस इग्नोर्ड। तो उनके वर्क्स को, उनकी रचनाओं को अंडर एस्टिमेट किया गया, मतलब कि कमतर आंका गया, और इन सम केसेस, और कुछ मामलों में इग्नोर भी किया गया, उनकी अनदेखी भी की गई, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनको इंडिया में वेटेज नहीं मिला, लेकिन विदेशों में वो फले फूले, फ्लरिश किए। फिर है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद का इतिहास। वैसे तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, और यहाँ बुक में भी कहा ही गया था कि अनुवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानवता का इतिहास है। फिर भी चलिए देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन हैज़ बीन अ टॉपिक दैट हैज़ लॉन्ग बीन डिबेटेड। तो अनुवाद का इतिहास एक ऐसा विषय रहा है जो लंबे समय से विवादों में रहा है, बाय स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस, यानी विद्वानों के द्वारा और इतिहासकारों के द्वारा इस विषय पर बहस की गई है। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है, दैट ट्रांसलेशन प्रीडेट्स द बाइबल, कि ट्रांसलेशन बाइबल से पहले शुरू हुआ। बाइबल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस सिंस एजेस। बाइबल को बहुत सारी भाषाओं में अनुवादित किया गया है युगों से। बाइबल टेल्स अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस एज well as gives insight to the interaction of speakers from different regions। यानी बाइबल अलग अलग भाषाओं के बारे में बताती है, एज वेल एज गिव्स इंसाइट, और साथ ही हमें एक अंतर्दृष्टि देती है, टू द इंटरेक्शन ऑफ स्पीकर्स, यानी जो वक्ता हैं उनके इंटरेक्शन के बारे में, मीन्स उनके विचारों के आदान प्रदान के बारे में, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों से। The need for translation is evident from the early days of human interaction, whether for emotional, business, or existential purposes। The need for translation यानी अनुवाद की आवश्यकता is evident, स्पष्ट है, from the early days of human interaction, यानी मानवीय आदान प्रदान के प्रारंभिक दिनों से, whether for emotional, business, और existential पर्पजेस, चाहे वो इमोशनल यानी भावनात्मक उद्देश्यों से हो, बिजनेस व्यापारिक उद्देश्यों से हो, या फिर एग्जिस्टेंशियल यानी कि अस्तित्व के उद्देश्यों से हो। द डिमांड फॉर ट्रांसलेशन सर्विसेज हैज़ बीन इवॉल्विंग एंड इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, विद बिजनेस एक्नॉलेजिंग देयर इनेबिलिटी टू एक्सपेंड इंटरनेशनली और सक्सीड इन एंटरिंग foreign markets without translating marketing materials and business documents। लंबा सेंटेंस है तो फिर से देखिए। द डिमांड फॉर ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की मांग, ट्रांसलेशन सर्विसेज यानी अनुवाद की सेवाओं की मांग, हैज़ बीन इवॉल्विंग,
विकसित हो रही है एंड इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, और इस वक्त हमेशा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद बिजनेस एक्नॉलेजिंग, क्योंकि जो व्यवसाय है वो स्वीकार कर रहा है देयर इनेबिलिटी, बिजनेसेस है यहाँ प्लूरल है, तो जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं वो स्वीकार कर रहे हैं अपनी असमर्थता टू एक्सपेंड इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से फैलने की, और सक्सीड या सफल होने की, इन एंटरिंग फॉरेन मार्केट्स, विदेशी बाज़ारों में घुसने में वो सफल नहीं होंगे। विदाउट ट्रांसलेटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स, यानी जो उनके बेचे जाने वाले पदार्थ हैं उनको उनका अनुवाद किए बिना, एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, और उनके जो व्यापारिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लेख पत्र हैं या पत्रजात हैं, कागजात हैं, उनको ट्रांसलेट किए बिना वो विदेशों में व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन की कितनी ज़रूरत है। As we know, the word translation comes from a Latin word translatio, meaning to bring or carry. अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांसलेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द ट्रांसलेटियो से आता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना, लाना या ले जाना। एंड द रेलिवेंट वर्ड कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेज, और एक और इसी से संबंधित शब्द यूनानी भाषा, प्राचीन यूनान की भाषा से आता है, जिसका नाम है मेटाफ्रेज, मीनिंग टू स्पीक, जिसका मतलब होता है कि बोलना। एंड फ्रॉम दिस, और इसी से द वर्ड मेटाफ्रेज वॉज बॉर्न, जो शब्द मेटाफ्रेज है उसका जन्म हुआ। मीनिंग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, जिसका मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो सही नहीं दे रखा है बुक में, आप नोट कर लीजिए। जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है METAPHRAZEIN, मेटाफ्रेजेन, ये शब्द है ना। तो ये ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेज इन्होंने दे रखा है, ये गलत दे रखा है। ये जो शब्द अनदर रेलिवेंट वर्ड कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेजन, और मीनिंग जिसका मतलब है टू स्पीक, बोलना। एंड फ्रॉम दिस, और इससे द वर्ड मेटाफ्रेज वॉज बॉर्न, ये इंग्लिश का शब्द है मेटाफ्रेज, जो कि मेटाफ्रेजेन, जो अभी मैंने आपको ग्रीक वर्ड बताया, उससे ये शब्द बना है इंग्लिश का। मीनिंग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, और मेटाफ्रेज का मतलब होता है शब्दशः अनुवाद। याद रखिएगा ये वर्ड, वैसे तो मेटाफ्रेज पैराफ्रेज पीछे शायद आ चुका है, नहीं तो आप याद रखिए इसको, मेटाफ्रेज वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। दीज टर्म्स हैव बीन एट द हार्ट ऑफ ट्रांसलेशन रिलेटेड थियरीज, ये शब्द हमेशा हृदय में रहे हैं, मतलब कि केंद्र में रहे हैं। ट्रांसलेशन रिलेटेड थियरीज यानी जो अनुवाद से संबंधित सिद्धांत हैं उनके केंद्र में ये शब्द रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, यानी पूरे इतिहास के दौरान। एंड हैव गिवन इंसाइट इनटू व्हेन एंड वेयर ट्रांसलेशन हैज़ बीन यूज्ड थ्रू आउट द एरा, और हैंड गिवन इंसाइट मतलब इन्होंने अंतर्दृष्टि दी है, ये दृष्टि प्रदान की है इनटू व्हेन एंड वेयर, कि कब और कहाँ ट्रांसलेशन हैज़ बीन यूज्ड, के अनुवाद का प्रयोग किया गया है थ्रू आउट द एरा, यानी युगों के दौरान। इट इज़ नोन दैट द ट्रांसलेशन वॉज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामियन एरा when the Sumerian poem Gilgamesh was translated into Asian languages। तो इट इज़ नोन, ये ज्ञात है, दैट द ट्रांसलेशन वॉज डन, कि अनुवाद किया गया एट द बिगिनिंग ऑफ द मेसोपोटामियन एरा, मेसोपोटामियन युग के दौरान, उसकी शुरुआत में ही। व्हेन द सुमेरियन पोइम, जब सुमेरियन कविता गिलगमेश वॉज ट्रांसलेटेड, उसका अनुवाद किया गया इनटू एशियन लैंग्वेजेस, एशिया की भाषाओं में। इट डेट्स बैक टू अराउंड द सेकेंड मिलेनियम BC, तो ये जो कविता है सेकेंड मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट की है। अदर एंशियंट ट्रांसलेटेड वर्क्स इंक्लूड, दूसरे जो अनुवादित प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इंक्लूड वर्क्स बाय बुद्धिस्ट मंक्स, उसमें बुद्धिस्ट साधुओं के ग्रंथ शामिल हैं।
हु ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इनटू चाइनीज़, जिन्होंने भारतीय जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया। इन द लेटर पीरियड एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाय रोमन पोइट्स, और बाद के युग में जो प्राचीन यूनानी टेक्स्ट थे, यानी लिखित दस्तावेज थे, वह ऑल्सो ट्रांसलेटेड, उनका भी अनुवाद किया गया बाय रोमन पोइट्स, रोमन कवियों के द्वारा, एंड एडेप्टेड टू क्रिएट लिटरेरी वर्क्स, और उनका एडेप्टेशन किया गया, यानी उनको अपनाया गया टू क्रिएट लिटरेरी वर्क्स, यानी अपने साहित्यिक रचनाएं लिखने के लिए, डेवलप्ड फॉर एंटरटेनमेंट, जो कि उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए विकसित की, लिखी। It is known that translation services in Rome were used by Cicero and Horace, and that these uses were continued until the 17th century, where new practices were developed. It is known, ये ज्ञात है, that translation services के अनुवाद की सेवाएं in रोम में were used, प्रयोग की गई, by Cicero and Horace, सिसरो और होरेस के द्वारा, and that, और के these uses were continued, इन प्रयोगों को जारी रखा गया, until the 17th century, 17वीं शताब्दी तक, where new practices were developed, जबकि नई और प्रयोग, नई और चीज़ें या नई और तकनीक विकसित की गई। It is argued that the knowledge and findings of Greek academics were so widely developed and understood for the translation work of Arabic scholars. इस सेंटेंस में यहाँ सो का कोई काम नहीं है, ऐसे इसको काट दीजिएगा। इट इज़ आर्ग्यू, ये तर्क दिया जाता है, दैट द नॉलेज एंड फाइंडिंग्स, के ज्ञान और फाइंडिंग्स माने आप जानकारियाँ कह सकते हैं, ऑफ ग्रीक एकेडमिक्स, यानी यूनानी विद्वानों की, वर सो वाइडली डेवलप्ड, ये सो को हटा दीजिए, वर वाइडली डेवलप्ड, वो विस्तृत रूप से विकसित थी, एंड अंडरस्टूड, और उनको समझा गया, फॉर ट्रांसलेशन वर्क, यानी अनुवाद के कार्य के लिए, ऑफ अरेबिक स्कॉलर्स, अरबी विद्वानों के जो ट्रांसलेशन वर्क था उसके लिए उन्होंने उस यूनानी भाषा के जो रचनाएं थीं उनको समझा, पढ़ा। When the Greeks were conquered, जब यूनानियों को जीत लिया गया, their works were taken over, तो उनकी रचनाओं को ले जाया गया, by Arabic scholars, अरेबिक विद्वानों द्वारा, who translated them, और जिन्होंने उनको अनुवादित किया, एंड क्रिएटेड देयर ओन वर्जन, और उन्होंने अपने खुद के रूप, वर्जन अलग रूप होते हैं, रूप तैयार किए, ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक, एंटरटेनमेंट, मनोरंजनात्मक, एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, और दार्शनिक समझदारी के, यानी उन्होंने यूनानी भाषा के ग्रंथों को लेकर अपनी अरबी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया और अपना वर्जन, अपना प्रारूप तैयार किया। These Arabic versions were later translated into Latin during the Middle Ages, mostly throughout Spain, and the resulting works provided the foundation for Renaissance academics. तो ये जो अरेबिक वर्जन्स थे वर लेटर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, उनका बाद में लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मध्य काल के दौरान, मोस्टली थ्रू आउट स्पेन, ज़्यादातर पूरे स्पेन में, एंड द रिजल्टिंग वर्क्स, और उसके परिणाम स्वरूप जो रचनाएं सामने आईं, प्रोवाइडेड द फाउंडेशन, उन्होंने नींव रखी, फॉर रेनेसा एकेडमिक्स, रेनेसा के विद्वानों के लिए। और अब देखते हैं ट्रांसलेशन इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय साहित्य में अनुवाद। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट ओरल कल्चर, भारत का एक ताकतवर, एक समृद्ध, ओरल माने मौखिक, कल्चर माने संस्कृति रही है, तो भारत की एक समृद्ध और मजबूत मौखिक संस्कृति रही है। म्यूजिक एंड लिटरेचर वर इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, संगीत और साहित्य गीतों के रूप में और कविताओं के रूप में थे, दैट मूव्ड इनफॉर्मली, जो कि अनौपचारिक रूप से घूमते रहते थे, एंड ईजीली फ्रॉम वन लैंग्वेज रीजन टू अनदर, यानी आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में।
दे वर मॉडिफाइड एंड एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नरेटर, यानी उनको मॉडिफाई कर दिया जाता था, यानी सुधार दिया जाता था, एंड एक्सटेंडेड और बढ़ा दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द नरेटर, यानी जो वक्ता होता था, वर्णन करता होता था, उसकी इच्छा के अनुसार। यानी कुछ लोग अपने हिसाब से उसमें जोड़ तोड़ कर देते थे। जैसे कि जो रामायण है उसमें लव कुश कांड नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे नरेटिव्स हैं जो कि बाद में जोड़े गए हैं। जैसे उसमें रामायण में कहीं भी जो उसकी पत्नी है, क्या नाम था उसका, इंद्रजीत की पत्नी का जो सती होती है, उसके सती होने का वर्णन कहीं किसी भी रामायण में नहीं है। लेकिन उसमें अलग से आपको मिल जाएंगी वो कहानियाँ सुनने को कि इंद्रजीत की पत्नी सती हुई थी जब वो मर गया था मेघनाद, तो सुलोचना जो उसकी पत्नी थी वो सती होती है, ऐसा हम कहानियों में सुनते हैं। और जब रामानंद सागर में रामायण बनाई और उसमें सुलोचना को सती होते हुए नहीं दिखाया तो इतने लेटर गए थे, उस वक्त तो लेटर्स जाते थे ना, तो रामानंद सागर के पास लाखों की संख्या में लेटर भेजे ऑडियंस ने, देखने वाले दर्शकों ने, कि भाई आपने सुलोचना सती क्यों नहीं दिखाई। तो रामानंद सागर फिर आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई ये नरेटिव कहीं है ही नहीं किसी रामायण में, बाद में किसी ने ये प्रसंग जोड़ा है। तो ये क्या है, काट छांट, जोड़ना घटाना, ये सब चलता रहता था नरेटर के अनुसार, क्योंकि लोग ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते थे ये सारे चीज़ों को। दैट इज़ वाई देयर आर सो मैनी वर्जन्स, और दैट इज़ वाई माना यही वजह है, यही कारण है कि देयर आर मैनी वर्जन्स, बहुत सारे रूप हैं ऑफ भागवत गीता के, एंड रिटेलिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत, और रामायण और महाभारत की जो कहानी है उसके बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कथा सरित सागर एंड जातक एंड हितोपदेश आर ऑल्सो स्टोरीज दैट इंस्पायर्ड द स्प्रेड ऑफ हाइब्रिड स्टोरीज। तो कथा सरित सागर, जातक कथाएं, हितोपदेश, ये भी वो कहानियाँ हैं दैट इंस्पायर्ड, जिन्होंने प्रेरणा दी द स्प्रेड यानी फैलाने की ऑफ हाइब्रिड स्टोरीज। हाइब्रिड स्टोरीज होती हैं थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा वहाँ से उठा लिया, तो संकर जैसी कहानियाँ होती हैं, ये संकर प्रजातियाँ कहलाती हैं, जहाँ दो प्रजातियों के मेल से नई प्रजाति बनती है। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं उनको जन्म दिया लोगों ने, थोड़ा मटेरियल यहाँ से उठा के, थोड़ा वहाँ से उठा के नई कहानियाँ बना दी। तो ऐसी कहानियाँ पैदा हुई। दिस प्रोसेस ऑफ ओरल ट्रांसलेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन आवर ट्रेडिशन। तो ये जो प्रक्रिया है ओरल ट्रांसलेशन की, यानी मौखिक अनुवाद की, एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रसारण की, ये हमेशा से हमारी परंपरा रही है। द टर्क्स हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, यानी तुर्कों ने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की इन द अर्ली 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इंट्रोड्यूस अरेबिक एंड पर्शियन, उन्होंने यहाँ अरबी और फारसी भाषाएं इंट्रोड्यूस की, उनका चलन किया। इंडिया नेटिवाइज्ड बोथ एंड क्रिएटेड अ हाइब्रिड लैंग्वेज फ्रॉम इट, नेमली उर्दू। तो अब भारत में ये दोनों ही भाषाएं नेटिवाइज हो गई, मतलब कि यहीं की हो गई, और एक हाइब्रिड लैंग्वेज, एक संकर भाषा इससे पैदा हुई जिसका नाम था उर्दू, है ना। उर्दू और हिंदी सुनने में एक जैसी लगती हैं दोनों भाषाएं। तो ये उपजी तो यहीं से है ना, भारत भूमि से ही दोनों उपजी हैं। तो ये अरबी और पर्शियन, इनसे इनके मिलन से, और जो यहाँ की पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषाएं थीं, उन सब से शब्द लेकर हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं और ये दोनों भाषाएं बनी हैं। अंडर द मुगल्स पर्शियन लैंग्वेज बिकेम अ कोर्ट लैंग्वेज, यानी मुगलों की शासन व्यवस्था के दौरान फारसी भाषा वो कोर्ट लैंग्वेज थी, दरबारी भाषा फारसी थी। दरबार का जो कामकाज होता था फारसी भाषा में होता था। मुगल एम्परर अकबर एस्टेब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन ब्यूरो इन इंडिया। तो मुगल बादशाह अकबर ने एक अनुवाद ब्यूरो की, यानी उसने एक संस्था बनाई, एक अनुवाद संस्था स्थापित की भारत में इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में।
ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग अवेलेबल इंडियन आइडियाज़ इन पर्शियन। वो वास्तव में रुचि रखता था कि जो भारतीय विचार हैं वो फारसी भाषा में उपलब्ध हों। His goal was to promote harmony between the two major religious systems of the day through translation. उसका जो उद्देश्य था वो था हारमनी प्रमोट करना, यानी जो दो मुख्य धार्मिक व्यवस्थाएं थीं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना अनुवाद के माध्यम से, ये उसका उद्देश्य था। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण वॉज बाय अ मौलवी नेम्ड बदायूनी। तो जो पहला अनुवाद रामायण का किया गया वो एक मौलवी के द्वारा किया गया जिसका नाम था बदायूनी। अकबर ऑल्सो अरेंज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, योग वशिष्ठ, भागवत गीता इनटू पर्शियन लैंग्वेज। अकबर ने इन ग्रंथों का, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, तो उनको भी फारसी भाषा में अनुवाद की अकबर ने व्यवस्था की। So through Persian, the West first became acquainted with the language and sacred literature of Hindus. तो फारसी भाषा के माध्यम से पश्चिमी देश पहले पहल परिचित हुए हमारी भाषा से और हमारे धार्मिक साहित्य से, हिंदुओं के भाषा से और धार्मिक साहित्य से। His great grandson दारा शिकोह, ये शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब को तो आप अच्छे से जानते होंगे, और शाहजहाँ अपने बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहता था, और अगर दारा शिकोह राजा बना होता औरंगज़ेब की जगह तो शायद भारत का इतिहास एकदम अलग होता। इतना मतलब इतिहास में मेरा फेवरेट बंदा अगर कोई है तो वो दारा शिकोह है, और उसको तो औरंगज़ेब ने खुद ही मरवा दिया था, अपना सगा भाई। और औरंगज़ेब की जो नीतियां थीं वो दमनकारी थीं हिंदुओं के लिए, इसलिए विनाश ही हो गया उस साम्राज्य का। इतने मजबूत, इतने बड़े साम्राज्य का विनाश करने के लिए वही जिम्मेदार था, उसकी दमनकारी नीतियां जिम्मेदार थीं। अगर उसने अपने भाई दारा शिकोह को राजा बनने दिया होता ना तो हिंदुस्तान का इतिहास अलग होता, और जो कड़वाहट है दिलों में वो शायद ना होती, हमारे बीच ज़्यादा प्रेम होता। खैर, इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते। तो हिज ग्रेट ग्रैंडसन दारा शिकोह ट्रांसलेटेड सम ऑफ द मेजर उपनिषद्स। तो कुछ मुख्य उपनिषद दारा शिकोह के द्वारा अनुवादित किए गए थे। नॉलेज ऑफ द फॉर्मर वॉज मेड अवेलेबल थ्रू ट्रांसलेशंस प्रिपेयर्ड बाय अ मुगल प्रिंस, यानी इनका जो ज्ञान है वो वॉज मेड अवेलेबल, उसको उपलब्ध कराया गया थ्रू ट्रांसलेशन, अनुवाद के माध्यम से, प्रिपेयर्ड बाय अ मुगल प्रिंस, यानी एक मुगल राजकुमार के द्वारा। रिनाउंड ट्रांसलेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद के इतिहास में जाने माने अनुवादक। ट्रांसलेटर्स हैव ऑफन बीन हिडन कैरेक्टर्स, यानी अनुवादक अक्सर छुपे हुए पात्र होते हैं। अननेम्ड पीपल, अज्ञात अनाम लोग होते हैं। हु हैव पेव्ड द वे, जिन्होंने रास्ता बनाया होता है। फॉर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस, यानी कुछ महानतम योगदानों के लिए। टू द डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज़, डिसेमिनेशन होता है फैलाना, विचारों को फैलाने का, नॉलेज ज्ञान को फैलाने का, एंड थियरीज और सिद्धांतों को फैलाने का, ओवर द एजेस युगों के दौरान। यानी ये वो छुपे हुए फरिश्ते होते हैं, अनाम लोग होते हैं अनुवादक, जिन्होंने रास्ता बनाया होता है विचारों को, ज्ञान को और सिद्धांतों को फैलाने का। इन सम केसेस, कुछ मामलों में वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर, एक अनुवादक के रूप में कार्य करना, वॉज इनक्रेडिबली डेंजरस, वो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। एंड और some even lost their lives because of their work, यानी कुछ अनुवादकों ने अपना जीवन तक खो दिया अपने काम की वजह से। इट इंक्लूडेड फेमस ट्रांसलेटर्स, इसमें बड़े प्रसिद्ध अनुवादक शामिल हैं,
सच एज विलियम टिंडेल, जैसे कि विलियम टिंडेल हु वॉज एग्जीक्यूटेड इन हॉलैंड इन 1536, जिसको मतलब 1536 में हॉलैंड में फांसी दी गई। एज ही वर्कड ऑन ट्रांसलेटिंग बाइबल इनटू इंग्लिश, क्योंकि उसने बाइबल को इंग्लिश में अनुवाद किया था। अदर वेल नोन ट्रांसलेटर्स इंक्लूड, दूसरे जो जाने माने अनुवादक हैं उनमें शामिल हैं द चाइनीज़ मंक जुआनजेंग, हु वॉज क्रेडिटेड विद ट्रांसलेटिंग 74 वॉल्यूम्स ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स इनटू चाइनीज़ इन 645 AD। यानी इन्होंने अदर वेल नोन ट्रांसलेटर जो और दूसरे जाने माने अनुवादक हैं उनमें शामिल है चाइनीज़ मंक जुआनजेंग, हु वॉज क्रेडिटेड, जिनको के श्रेय जाता है विद ट्रांसलेटिंग 74 वॉल्यूम्स, यानी 74 वॉल्यूम अनुवादित करने का ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स, यानी जो भारतीय बुद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ हैं, इनटू चाइनीज़, चीनी भाषा में, इन 645 AD, यानी 645 AD में। कॉन्स्टेंस गार्नेट वॉज अ ब्रिटिश ट्रांसलेटर। कॉन्स्टेंस गार्नेट एक अंग्रेज़ अनुवादक थे, हु ट्रांसलेटेड रशियन क्लासिक्स इनटू इंग्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी, जिन्होंने रशियन किताबों को ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में 19वीं शताब्दी के अंत की ओर। इंक्लूडिंग टॉल्स्टॉय, चेखव, टर्जेनेव एंड गोगोल, यानी इन सब की किताबें उसमें शामिल थी। ग्रेगरी राबासा वॉज एन अमेरिकन लिटरेरी ट्रांसलेटर। ग्रेगरी राबासा एक अमेरिकन साहित्यिक अनुवादक थे, हु ट्रांसलेटेड मैनी लैटिन डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने बहुत सारे लैटिन भाषा के कागज़ पत्रों को ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के दौरान, फॉर द फर्स्ट 100 years, पहले 100 सालों तक। ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, यानी भारतीय किताबों का अनुवाद अंग्रेज़ी में, वर प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस, वो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किए गए भारतीयों की मदद से। ब्रिटिश स्कॉलर्स अर्ज्ड देयर गवर्नमेंट टू फाइंड, कलेक्ट एंड ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश विद्वानों ने अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से प्रार्थना की कि वो टू फाइंड, पता लगाए, कलेक्ट, इकट्ठा करे, एंड ट्रांसलेट, और अनुवाद करे, इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड, यानी उस ज़मीन के बारे में सूचनाएं, कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इन ऑफिस फ्रॉम 1772 टू 1785, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि इस पद पर रहे इस अवधि के दौरान, फेल्ट दैट हिंदूज शुड बी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉज, उन्होंने महसूस किया कि हिंदुओं के ऊपर शासन हिंदू कानूनों के अनुसार होना चाहिए। ही रिसीव्ड लॉ बुक्स, धर्मशास्त्र, ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन बाय इंडियंस, तो उन्होंने वो धर्मशास्त्र प्राप्त किए जो कि संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित किए गए थे भारतीयों के द्वारा। द ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ों ने, तब ट्रांसलेटेड द पर्शियन वर्जन्स इनटू इंग्लिश, फारसी प्रारूपों को अंग्रेज़ी में अनुवादित किया। द लास्ट टेक्स्ट in English translation were thus products of Sanskrit sources mediated by Persian। तो जो लास्ट टेक्स्ट थे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आए, जो किताबें अंग्रेज़ी अनुवाद में आईं, वो संस्कृत की किताबें थीं। सोर्स, जो स्रोत किताबें थीं वो तो संस्कृत की थीं, लेकिन फारसी के माध्यम से आईं। पहले फारसी से उनका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ, पर्शियन से फिर इंग्लिश में हुआ। They were very difficult to appreciate and understand as the process involves 3 languages। उनको समझना और उनको असेस करना ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस प्रक्रिया में 3 भाषाएं शामिल थीं। The first translation brought into this fashion using the दलाल भाषा Persian between Sanskrit and English was originally a legal text called विवादर्णवस सेतु, मतलब कि ये
एक सेतु माने वो होता है, ब्रिज होता है जो दो भाषाओं को जोड़ता है। तो संस्कृत को इंग्लिश तक लाने के लिए बीच में सेतु का जो काम किया गया वो पर्शियन के द्वारा किया गया। अभी पूरा सेंटेंस देखते हैं। विच अपियर्ड अंडर द नेम गेंटू अ कोड ऑफ लॉज ट्रांसलेटेड बाय नेथनियल हालहेड। तो द फर्स्ट ट्रांसलेशन, जो पहला अनुवाद, ब्रॉट इनटू दिस फैशन, जो इस तरीके से हुआ, यूजिंग द दलाल भाषा पर्शियन, जो बीच की भाषा फारसी थी उसको प्रयोग करते हुए, बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश, संस्कृत और अंग्रेजी के बीच में, वॉज ओरिजिनली अ लीगल टेक्स्ट। वो वैसे ये जो शब्द है इसको हम हटाई दें क्या, बजाय इसके कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन कहीं किसी ने बोला होगा तो इसलिए ये लिया गया है। मुझे ये शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए, जोड़ने वाली भाषा। बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश, जो कि संस्कृत और इंग्लिश को जोड़ने वाली भाषा है। वॉज ओरिजिनली अ लीगल टेक्स्ट, तो इसके लिए एक लीगल टेक्स्ट का प्रयोग किया गया था, कॉल्ड विवादरान व सेतु, यानी ये एक सेतु है, एक पुल है जिसके माध्यम से इन दोनों भाषाओं को जोड़ा गया, यानी कि इंग्लिश और संस्कृत को। विच अपियर्ड अंडर द नेम ऑफ जेंटू अ कोड ऑफ लॉज, और ये बाद में जेंटू के नाम से आया, यही जो लीगल टेक्स्ट था, ट्रांसलेटेड बाय नेथनियल हालहेड। और इस कोड के माध्यम से जो ट्रांसलेशन किया गया बाद में नेथनियल हालहेड के द्वारा किया गया। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ एन इंडियन एपिक, जो पहला पूर्ण अनुवाद था एक भारतीय महाकाव्य का, वॉज द भागवत गीता बाय चार्ल्स विल्किंस, वो था भागवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। द ईयर वॉज 1784, और वो साल था 1784 का। एंड द पब्लिशर वॉज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसके प्रकाशक थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। Thus the British administrators translated Indian books into English, और इस प्रकार ब्रिटिश पदाधिकारियों ने भारतीय किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही, दे ब्रॉट इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन इनटू इंडिया, वो अंग्रेजी भाषा के शिक्षा को भारत में लेकर आए। ग्रेजुअली इंग्लिश बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर लैंग्वेजेस, और धीरे धीरे अंग्रेजी दूसरी भाषाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी इन इंडिया वॉज द इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चेहरा था अंग्रेज़ों की सुपीरियरिटी का, यानी श्रेष्ठता का भारत में, वो था अंग्रेजी भाषा। विच एस्टेब्लिश्ड इट्स ग्रिप ऑन इंडियाज़ कल्चरल वर्ल्ड, जिसने भारत के यानी संस्कृति संसार पर, भारतीय संस्कृति के संसार पर अपनी ग्रिप माने के पकड़ बना ली। इंग्लिश लिटरेचर वॉज नॉट टॉट एज अ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट इवन इन ब्रिटेन, यानी अंग्रेजी साहित्य को इंग्लैंड में भी एक यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता था, यानी डिग्री कोर्स में वो एक विषय नहीं होता था, अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत तक। बट वॉज प्रमोटेड एज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन फॉर द इंडियन कॉलोनी, लेकिन इसको प्रमोट किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया एज अ सिंबल माने एक प्रतीक के तौर पर, ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यता के, फॉर द इंडियन कॉलोनी, यानी जो भारतीय छावनी थी, कॉलोनी यानी कि उपनिवेश था, भारत कॉलोनी था अंग्रेज़ों का, यानी उपनिवेश था, भारतीय उपनिवेश में इसको बढ़ावा दिया गया। इस स्टडी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया, इसके अध्ययन को, यानी अंग्रेज़ी साहित्य के अध्ययन को संस्थागत किया गया भारत में। बाय 1860 वन कुड ऑब्टेन BA ऑनर्स इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और इस तरीके से स्थापित किया गया कि 1860 में BA ऑनर्स की डिग्री ली जा सकती थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। बिफोर इट वॉज इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर में BA ऑनर्स की डिग्री कब से मिलना शुरू हुई? 1894 से, और भारत में 1860 में ही इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री मिलना शुरू हो गई। व्हेन द मज़े की बात है ना,
व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जब अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, लाए भारतीय स्कूलों में, कॉलेजेस में, दे हैड अ रॉयल प्लान, तो उनका एक बड़ा शाही योजना थी। दे बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट व्हेन वन स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, कि जब कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन करेगा, वन वुड नॉट बी एबल टू, तो व्यक्ति समर्थ नहीं होगा, हेल्प एडमायरिंग दैट बॉडी ऑफ वर्क, यानी यहाँ हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, यहाँ किए बिना न रह पाना, तो एडमायर माने प्रशंसा किए बिना, तो उस कार्य की यानी उन रचनाओं की, अंग्रेज़ी साहित्य के रचनाओं की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएगा अगर अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ेगा। एंड एज इट्स नेचुरल एक्सटेंशन, और इसका स्वाभाविक विस्तार ये होगा, वुड बिकम एन एडमिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर, वो अंग्रेज़ी संस्कृति का प्रशंसक बन जाएगा। दे वर राइट, वो सही थे। फॉर 200 ईयर्स, 200 सालों तक, इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स आर येट टू रिकवर फ्रॉम इंग्लिश डोमिनेशन, के भारतीय भाषाएं, साहित्य और कला के जो रूप हैं, फॉर्म्स हैं, आर येट टू रिकवर, उनको अभी भी मीन्स अपना पुनर्जीवित होना है, फ्रॉम इंग्लिश डोमिनेशन, जो अंग्रेज़ों का शासन है, जो अंग्रेज़ी का शासन है, या अंग्रेज़ कल्चर जो छाई हुई है, तो उससे अपने आप को कहीं खोजना है, निकालना है, और ये 200 साल से चला आ रहा है। Many generations of Indians believed that Indian literature and culture had nothing to match the scale, humility or greatness of British things. बहुत सारी मैनी जनरेशन्स यानी बहुत सी पीढ़ियाँ ऑफ इंडियंस, भारतीयों की, बिलीव्ड, वो विश्वास करती थी, दैट कि इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, एंड कल्चर, और भारतीय संस्कृति में, हैड नथिंग टू मैच, कुछ भी नहीं है बराबरी के काबिल, द स्केल, उस पैमाने के, ह्यूमिलिटी, और जो विनम्रता है, और ग्रेटनेस, जो महानता है, ऑफ ब्रिटिश थिंग्स, अंग्रेज़ी चीज़ों की। तो अंग्रेज़ी चीज़ें, अंग्रेज़ी साहित्य, अंग्रेज़ी संस्कृति जितनी महान है, उसकी तुलना के लिए भारत के पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारी पीढ़ियां हमारी ये सोचती आई हैं, अब थोड़ी सी जागृति आ रही है, अब हम थोड़ा सा अपने पर गर्व करने लगे हैं, वरना अपने पर शर्मिंदा ही होते चले आते थे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे इसको यहीं ख़त्म करना चाहिए। ये जो फर्स्ट यूनिट है, इसको मैं जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, और ये मेरे हिसाब से 3 वीडियोज़ में ये कवर हो जाएगी। अगले वीडियो में मैं ये इसको समराइज़ करूँगी, ये द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। और एक टॉपिक जो आपका बचेगा वो लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन वाला एक वीडियो उसके लिए लगेगा। तो अगले 2 वीडियोज़ में आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।